हाय दोस्तों, देव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में आप लोगों को टॉपिक हम रोक करके रखे थे, कूलॉम का नियम पढ़ा चुके थे। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स होता क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग कहीं भी करंट देते हैं तो वहां से चड़चड़ाहट की आवाज आती है, तो हम कहते हैं ना दोस्तों कि यहाँ से कुछ न कुछ आवेश निकल रहे हैं। आई बात समझ में। हम लोग फ्लक्स देते हैं, फ्लैश। जैसे हम लोग फोटो कैमरा खींचते हैं तो वहां से फ्लैश निकलता है। वो क्या निकलता है, वहां से जब इलेक्ट्रिक पास होता है तो तुरंत वहां से क्या होता है, टॉर्च आपका जल जाता है मोबाइल का। ठीक है दोस्तों, तो फ्लक्स यहां से हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में कि विद्युत फ्लक्स होता क्या चीज है। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए किसी सदिश राशि का प्रयोग किया जाता है तो उसे ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो सदिश राशि कौन सी होती है, तो इस विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इससे पहले आप एक ठो गोला बनाइएगा। ठीक है, और गोला बनाने के बाद इनके ऊपर एक डंडा लगा दीजिएगा ऐसे सीधा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका फाई। फाई मतलब पहले ये इस टाइप से था तो ये फाई नहीं था। ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसको दो भागों में क्या किए, बांट दिए। यहाँ से ये आपका फट गया, इस वजह से क्या बोल दिया गया, इसको फाई कह दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक सदिश राशि होती है। यह एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, सदिश राशि होती है। तो आइए विद्युत फ्लक्स का डिफाइन अगर करना होगा तो आप विद्युत फ्लक्स को डिफाइन कैसे करोगे इसके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पिछला वीडियो अगर आप नहीं अटेंड कर पाए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। कूलॉम का नियम हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो आइए इसको डिफाइन हम करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या चीज है, इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, डिफाइन का मतलब इसकी परिभाषा हम कैसे देते हैं। ठीक है ना, तो आइए नोट करिएगा। किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस सदिश राशि का प्रयोग भौतिक यहां पर कर लीजिए, जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसे ही किया जाता है। तो यहां लगा लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए दोस्तों। उसे ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है तो उसे ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक आवेश हमारा इस टाइप से है जिसको हम लोग प्लस क्यू मान रहे हैं और एक हमारा आवेश यहाँ पर माइनस क्यू है। ठीक है दोस्तों, क्या है,
माइनस क्यू है। इधर से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इसके क्या होंगी दोस्तों, लंबवत होंगी। क्या होंगी दोस्तों, लंबवत होंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहां से अगर हम ऋणात्मक के बारे में बात कर लेते हैं तो ऋणात्मक में, सॉरी दोस्तों इसको, चलिए ठीक है, यहां पर आपकी वैद्युत बल जो रेखाएं हैं, यहां पर विद्युत बल रेखाएं जो है वो क्या कर रही है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रही है, और यहां पर ऋणात्मक से क्या हो रही है, धनात्मक की तरफ आ रही है। कार्य यह निरंतर होता रहता है। ठीक है दोस्तों, एक रीजन यहाँ पर यह आता है कि जब धनात्मक रूप में आवेश बाहर की तरफ निकलता है, सॉरी जब वैद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ निकलता है तो वो धनात्मक आवेश होता है, जब अंदर की तरफ आता है तो वो ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप इसको समझ लिए ना, बढ़िया से समझ में आया। ये फिगर आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, आपके बुक में ये फिगर दिया हुआ है, यहां से कुछ इस टाइप से कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अभी हम समझाएंगे आप लोगों को, इस टाइप से कर दिया है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको हम रफ कर देते हैं, उतार लीजिए तुरंत। ठीक है, देखिए कह रहा है विद्युत फ्लक्स को आप डिफाइन तो कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके नीचे आप नोट करेंगे उस चीज को डिफाइन करने के लिए एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पर हम दो चीजों का बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और क्षेत्रफल सदिश का बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में स्थित किसी समतल सतह जिसका क्षेत्रफल S है तथा धारित विद्युत फ्लक्स में इस प्रकार से परिमाणित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लिया जाए कोई एक समतल सतह है, ठीक है दोस्तों, क्या है, समतल सतह है। ठीक है दोस्तों, इस समतल सतह से कुछ वैद्युत फ्लक्स रेखाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, गति करते हुए आगे की तरफ गुजर रही हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर रही हैं, गति करते हुए आगे की तरफ गुजर रही हैं। ठीक है, तो यहां पर जब इस पृष्ठ को हम लोग क्या किए हैं, एक बार इस टाइप से रखे हैं, कुछ मान लिया जाए कि यह कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ को आप इस तरह से रखे हैं। ठीक है, जब आप इस तरह से इस पृष्ठ को रखे हैं दोस्तों, तो इसमें से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाएं, इसमें से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं का जो मान होगा वो अधिकतम होगा, यानी कि इस क्षेत्रफल को, इस पृष्ठ को, समतल पृष्ठ को अधिक से अधिक मात्रा में ये वैद्युत बल रेखाएं स्पर्श करते हुए निकलेंगी इसमें से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत फ्लक्स रेखाओं का क्षेत्रफल ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, तब इसको हम लोग वेक्टर ई से नोट कर देते हैं। अगर हम इसके बारे में बात कर देते हैं, किसके बारे में, तो क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो सदिश होगा दोस्तों, ये लंबवत कार्य कर रहा है ना, लंबवत कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, तो ये चीज यहाँ से लंबवत ऐसे कार्य कर रहा है ना, ऐसे लंबवत इसके ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जब लंबवत पड़ रहा है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा आपका इसी दिशा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसी दिशा में, तब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर S हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात इसके बारे में बात करते हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम, क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम, या इसको कह सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम इसके एंगल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका एंगल जो है आपका, वो आपका एंगल निकल जाएगा, ई और एस दोनों क्या है, एक ही दिशा में है,
दोनों क्या है, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, अर्थात जो इनका कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ई व एस के मध्य का कोण, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, जब थीटा बराबर यहां पर 0 अंश हो गया तो फाई बराबर हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, ई एस कॉस थीटा। ठीक है, जब कॉस थीटा बराबर 0 तो 0 यहां पर हम लोग रख देते हैं। ठीक है, जब 0 रख देंगे तो ई एस रखेंगे और गुणे कॉस 0 अंश रखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मान 0 अंश है, 1 से हो जाएगा। ठीक है ना, तब ये आपका मान क्या हो जाएगा, आपका ई और एस हो जाएगा। कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है ना, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तब यहां पर ये कॉस फाई बराबर ई और एस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद अगर मान लिया जाए कि इसी पृष्ठ को अगर हम ऐसे रख देते हैं, पहले तो आप ऐसे रखे थे, अब इसी पृष्ठ को ऐसे सीधा रख दिया जाए, जब इस पृष्ठ को हम सीधा रखेंगे तो सारी वैद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या होंगी, इसके सतह से बिना टच किए हुए वो आगे की तरफ निकल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम इसके दूसरे फिगर के बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये क्या हो रही है, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही है, और इस वैद्युत फ्लक्स रेखाओं के मध्य हम एक क्या रख देते हैं, पृष्ठ रख देते हैं ऐसे। ठीक है, पहले इस पृष्ठ को हम ऐसे रखे थे, अब इसी पृष्ठ को ऐसे रख दिया गया है, तो सारी वैद्युत फ्लक्स रेखाएं जो होंगी इसको बिना स्पर्श किए आगे की तरफ क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स रेखाओं का जो मान होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स रेखाओं का जो मान होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो मान अगर बाहर जब निकल रहा है, इस पृष्ठ को टच नहीं कर रहा है, यानी कि इसके लंबवत कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर बता दिया जाए आपको कि ये पृष्ठ पहले ऐसे रखा गया था, अब इस पृष्ठ को हम ऐसे कर दिए हैं, तो इस पर जो क्षेत्रफल सदिश कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, लंबवत कार्य कर रहा है ना दोस्तों, क्या कर रहा है, लंबवत कार्य कर रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर जी आप ये बताइए कि आप कैसे कह रहे हैं कि लंबवत कार्य कर रहा है, तो दोस्तों हम आपसे बता दें कि जब यहाँ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, जब वैद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं, तो इस पृष्ठ को संभालने के लिए कोई ना कोई एक रेखा होगा, क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर, इस पृष्ठ के ऊपर होगा ना, वही यहाँ से आपका क्या होता है, इसको हम क्षेत्रफल सदिश एस मान लेते हैं, और ये आपका वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, ई हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ई हो जाता है। तो इसके मध्य आपका कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है, तो 90 अंश का कोण बन जाता है। अगर हम इसके एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, इसका एंगल हम निकाल दें यहां से, तो cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 हो जाता है ना, हाँ होता है कि नहीं होता है, तो E बराबर डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ना, ई एस कॉस थीटा, तो थीटा बराबर 0 अंश हो गया, अर्थात ये पूरा मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा मान आपका 0 हो जाएगा। थीटा की जगह पर हम 0 रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, भैया आपका मान 0 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, हाँ तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए फाई बराबर यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो मान होगा वो क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वैद्युत फ्लक्स रेखाओं का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोलो जल्दी, विद्युत फ्लक्स रेखाओं का मान बराबर न्यूनतम, क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स रेखाओं का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूनतम, यानी कि इसको आप मिनिमम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिनिमम। ठीक है दोस्तों, पहले वाले में सतह को ऐसे रख रहे थे तो वहां पर मैक्सिमम हो रहा था, यहाँ पर मिनिमम हो गया। ठीक है,
अब हम आपको तीसरे कंडीशन में लेकर के चलते हैं। ये आपका दूसरा कंडीशन था, ठीक है, ठीक है। अब हम आपको तीसरे कंडीशन में लेकर के चलेंगे दोस्तों। तीसरे कंडीशन में अगर मान लिया जाए कि इसी पृष्ठ को हम थोड़ा सा इस टाइप से करके रख देते हैं, ठीक है दोस्तों, इस पृष्ठ को हम इस टाइप से करके रख देते हैं, तो यहां से गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं जो होंगी वो इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग पर प्रतिच्छेदित करते हुए आगे की तरफ क्या होंगी, बढ़ी होंगी, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर स्पर्श करते हुए कुछ न कुछ वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बढ़ी होंगी, ठीक है। जैसे आपको हम बता दें कि दूसरे कंडीशन में हम इस तरह से पृष्ठ को कर दिए, अब तीसरे कंडीशन में इसी पृष्ठ को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि ऐसे कर दे रहे हैं, गोल सा पृष्ठ है, अब इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा एंगल कर रहे हैं, इसका बदल रहे हैं, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स जो रेखाएं होंगी वो कुछ इसके क्या होंगी, सतह से स्पर्श करके आगे की तरफ निकल रही होंगी कि नहीं। तो जो इसका सदिश क्षेत्रफल होगा इस पर कार्य कर रहा होगा कि नहीं। यहां से मान लिया जाए, यहां से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं यहां से कार्य कर रही होंगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम यहां पर क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, एस मान लेते हैं, और ये आपका वेक्टर ई हो जाता है। इनके मध्य कुछ ना कुछ एंगल बनता है, ठीक है दोस्तों। इस एंगल को अभी पटरी प्रकार है नहीं मेरे पास, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, कितना एंगल बन रहा है, ठीक है ना। किस एंगल पर आप इस पृष्ठ को रख रहे हैं उतना एंगल आप निकाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भैया, यहाँ पर ई हो जाएगा, और सॉरी एस हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र ई हो जाएगा, ठीक है ना। बात कर लिए थे, देख लिया आप सिंपल पृष्ठ कैसे वैद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजर रही है, ठीक है ना। अगर कोई पृष्ठ अनियमित हो गया, ठीक है, अनियमित पृष्ठ के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर कोई अनियमित पृष्ठ आ गया तो अनियमित पृष्ठ में आप कैसे पता करोगे कि वैद्युत फ्लक्स रेखाएं इसमें कैसे गुजर रही है, वैद्युत क्षेत्र कहां पर स्थित है। तो आइए हम अनियमित पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं, अनियमित सतह या पृष्ठ के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो अनियमित सतह जो है आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है दोस्तों। अनियमित, थोड़ा सा इंक नहीं है दोस्तों, ठीक है, कंप्रोमाइज कर लीजिएगा आप। देखिए अनियमित सतह मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, ठीक है। और अनियमित पृष्ठ के बारे में पूछ रहा है कि आप इसका वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालोगे, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे इजीली तरीका आपको हम बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों, आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कहीं भी एक छोटा सा आप क्षेत्रफल ले लीजिए। क्या ले लीजिए दोस्तों, एक छोटा सा, इस पृष्ठ के अंदर छोटा सा कहीं भी एक क्षेत्रफल नोट कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर जब इसको आप नोट कर ले रहे हैं तो इसको आप क्षेत्रफल को क्या मान लीजिए, ds मान लीजिए। क्या मान लीजिए दोस्तों, ds मान लीजिए, ठीक है। इसको आप ds मान लिए। क्या कहते हैं इसको, क्षेत्रफल ds क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा दोस्तों, ds क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। और यहां से आपका कार्य करेगा जो वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये हम छोटा सा एक क्या ले रहे हैं, छोटा सा पृष्ठ ले रहे हैं ना, इस पूरे पृष्ठ के अंदर ये अनियमित है, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कहते हैं ds को यहाँ पर क्या कर देंगे, अल्पांश क्षेत्रफल, बहुत कम मात्रा में इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, लिए हैं, ठीक है ना। तो अल्पांश क्षेत्रफल से अब हम क्या निकालेंगे, वैद्युत
फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं, यदि या इफ कर लीजिएगा, ठीक है ना, इफ कर लीजिए या फिर यदि कर लीजिए। देखिए ए बी कॉस थीटा हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ए बी कॉस थीटा पढ़े हैं ना दोस्तों। उसी तरह से ए बी कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर वेक्टर बी होता है। यही पढ़े हैं ना हम लोग? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? इतना फॉर्मूला पढ़े हैं, 11 में पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं कि ए और बी के जगह पर बी जो आपका क्षेत्रफल है, ठीक है ना, बी क्षेत्र क्या है वो बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र है और ए आपका क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से हम लोग अब इसके जगह पर ई और एस का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो ई और एस का प्रयोग करेंगे। तो cos थीटा बराबर वेक्टर ई और वेक्टर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर ई और वेक्टर एस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए के जगह पर हम एस कर दिए, बी के जगह पर ई कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां से अगर हम पूरे, तब ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। उसी तरह से अगर इसका हम लोग क्या कर देते हैं, डी फाई इजिकल टू ये हो जाएगा आपका सदिश रूप में वेक्टर डी एस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर अगर हमें पूरे पृष्ठ का समाकलन करना हो, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, वैद्युत फ्लक्स अगर पूरे पृष्ठ का ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए आपको हम बता दें दोस्तों, थोड़ा सा हमको समाकलन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम समाकलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम थोड़ा सा संपूर्ण सतह के लिए ले रहे हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, संपूर्ण सतह के लिए। ठीक है, अब हम संपूर्ण सतह के लिए जब लेंगे दोस्तों, तो देखिए संपूर्ण सतह के लिए हम तो पहले अभी इंटीग्रेशन की बारे में बात किए हैं, तो इंटीग्रेशन का यह निशान हम बना देते हैं। ठीक है, फाई टोटल पहले कर लीजिए, फाई टोटल, इसको आगे बढ़ा देंगे हम। फाई टोटल मतलब पूरे पृष्ठ का क्या कर रहे हैं? वैद्युत फ्लक्स ले रहे हैं। तब ये हो जाएगा फाई टोटल बराबर इंटीग्रेशन, और कर किसका रहे हैं दोस्तों? तो डी और फाई का। डी फाई बराबर हम लोग कितना निकाल चुके हैं? इतना निकाल चुके हैं ना। तब ये मान हम जब रखेंगे यहाँ पर डी फाई के जगह पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई डी एस, यही हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? अब हम पूरे पृष्ठ का निकाल रहे हैं दोस्तों, निकाल रहे हैं पूरे पृष्ठ का ना। देखिए ये इंटीग्रेशन का आपका चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, और जब हम पूरे पृष्ठ की बारे में बात कर लेते हैं, केवल छोटा सा हम निकाल कर रखे थे तो इतना आया था। ठीक है, फाई बराबर इतना आ गया था। ठीक है दोस्तों, फाई बराबर देखिए इतना आया है, छोटे अल्पांश क्षेत्रफल के लिए, अल्पांश वैद्युत फ्लक्स के लिए इतना आया है। ठीक है, और हम अब पूरे पृष्ठ, इस पूरे सतह पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी इंटीग्रेशन के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, ये आप निशान एक लगा देते हो गोला पाई का। ठीक है ना, इसके ऊपर इस पूरे पृष्ठ को इंडिकेट कर दिया जाता है। ठीक है ना, जब इस पूरे पृष्ठ को इंडिकेट कर दोगे तो ये पूरे पृष्ठ का समाकलन हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है दोस्तों, बार बार आपको इतना छोटा छोटा करके बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पूरे पृष्ठ को हम लिख दिए हैं, तब ये आपका हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? इतना हो गया फाई टोटल बराबर आपका सरफेस इंटीग्रल, इसको क्या करते हैं? पृष्ठीय समाकलन इसको कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है ना, तो पृष्ठीय समाकलन ई डी एस हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। और ये चीज अगर हम आगे इसके बढ़ते हैं, तब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन वेक्टर ई और वेक्टर डी एस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब ये हो जाएगा आपका फाई टोटल बराबर इतना। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा बताए थे कि जब आवेश बाहर की तरफ, वैद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ जब निकलता है तो आवेश आपका धनात्मक होता है। तो उसका आपको फिगर हम बनाकर दिखा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए जो हम सबसे पहले चर्चा कर चुके हैं फिगर के बारे में,
अगर मान लिया जाए प्लस क्यू आवेश है, ठीक है दोस्तों, यहां से वैद्युत फ्लक्स अगर बाहर की तरफ निकल रहा है, वैद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ अगर निकल रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर वैद्युत फ्लक्स अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो y के लिए ये क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। क्या होगा दोस्तों, धनात्मक होगा, ठीक है ना। अगर यही अंदर की तरफ वैद्युत फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, तो अंदर की के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा दोस्तों वो ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा हुआ है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आप तक हर वीडियो हम अपलोड करें तो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन में अगर जो भी न समझ में आए उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। धन्यवाद दोस्तों।